हाय एवरीवन। अभी तक हमने जो कंट्रीज वाला प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर हमने सारे कंट्रीज का कार्ड शो कर दिया है। हमने फिल्टर की फंक्शनैलिटी भी लगा दी है, लेकिन हम डेटा को कहीं से फेच करके नहीं ला रहे हैं। हम एपीआई से फेच नहीं कर रहे हैं। हमने लोकली अपने एक फाइल में रख दिया है, कंट्रीज डेटा नाम से एक फाइल बना ली है। उसके अंदर पूरा एरे ऑफ डेटा रख दिया है और वहीं से हम इंपोर्ट करके सीधा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें एपीआई से फेच करना होगा तो हम कैसे करेंगे? चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं और एक बार फेच करके देखते हैं। हम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको ये स्टार्टर कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो पिछली वीडियो का ही जो फाइनल कोड था वही इसका स्टार्टर कोड है, तो आप वहीं से सीधा कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप npm इंस्टॉल और npm स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास सेम कोड रहेगा जो कि मेरे पास है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रीज डेटा को मैंने इम्पोर्ट किया है इस वाली फाइल से, जिसके अंदर हमने सारी कंट्रीज का डेटा रखा है। देखो बहुत सारी कंट्रीज का एक पूरा एरे है और ये लगभग 2000 लाइन का है। 2000 नहीं, 23,000 लाइन, मतलब 23,957 लाइन्स तक का है ये पूरा डेटा। तो अभी हम चाहते हैं कि हम इस फाइल से ना इंपोर्ट करें डेटा, हम फेच करें डेटा को। तो डेटा को फेच करने के लिए हमें एपीआई चाहिए होगी। तो एपीआई का जो एंड पॉइंट है ये वाला है, ये है एपीआई का एंड पॉइंट। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा कोड ही लिखा है फेच वाला। मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ इधर ही, ठीक है। मैं फेच वाला पूरा का पूरा यहाँ पे कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे रेंडर कंट्रीज डेटा है, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं इसको भी हटा देता हूँ। डॉट देन के अंदर हमें डेटा मिल गया है। तो अभी मैं इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूँ। मैंने कमेंट आउट कर दिया है जिसके अंदर मैंने डेटा को इंपोर्ट किया था। मैं यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल बनाता हूँ, लेट या कॉन्स्ट नहीं, लेट डेटा इज इक्वल टू, डेटा नहीं कंट्रीज डेटा, लेट कंट्रीज डेटा इज इक्वल टू एक एरे कर देते हैं हम, और फिर इसको हम सेट कर देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू डेटा। तो जो डेटा है वो पूरा का पूरा एरे ही है जो बैकएंड से आ रहा है। बस इतना अगर हम कर देंगे तो हमारे पास जो कंट्रीज डेटा है, इसको मैं एक बार कंसोल लॉग करूं तो एक बार मैं कंसोल अगर ओपन करता हूं तो ये हमारा वेरिएबल तो अपडेट हो गया है। 250 कंट्रीज इसके अंदर आ गई हैं। हमारा कंट्रीज डेटा है उसके अंदर ये तो हो गया, लेकिन ये क्यों हमारे पेज पे नहीं दिख रहा है? ये जो हमारा पेज है इस पे तो सब कुछ एम्प्टी है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो कैसे हमारा कोड चल रहा है। हमारा जब भी ये फंक्शन हमारे स्क्रीन पे आता है तो हमारा ये पूरा कोड चलता है, फेच वाला कोड भी चलता है। और फेच तुरंत चल के ये तुरंत डेटा लेके नहीं आता है, ये फेच रिक्वेस्ट भेज देता है सर्वर को और फिर ये हमारे कॉल स्टैक से हट जाता है, ये अलग चला जाता है और वेट करता रहता है डेटा आएगा कि नहीं। और उसके बाद हमारा ये फंक्शन रिटर्न करके और जो पूरा हमारा मतलब स्क्रीन शो कर रहा है जो भी इस कंपोनेंट के अंदर है वो शो कर देता है। तो अभी क्या है, यहाँ पे हम कंट्रीज डेटा के ऊपर लूप कर रहे हैं जो कि अभी एम्प्टी एरे है, तो इसीलिए हमें एम्प्टी एरे ही दिख रहा है। और जब भी ये डेटा को अपडेट करते हैं तो हमारे कंपोनेंट को पता नहीं चल पाता है कि हमने इसको अपडेट किया है, यानी कि हम सिंपल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, हम स्टेट वेरिएबल नहीं यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल यूज करें, मैं इसको स्टेट वेरिएबल कर देता हूँ, इसको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कर दूंगा स्टेट वेरिएबल, यूज स्टेट का यूज करके मैं कर दूंगा सेट कंट्रीज डेटा, और इसको मैं यूज स्टेट के अंदर रख दूंगा। यूज स्टेट के अंदर मैंने एम्प्टी एरे रख दिया। तो अभी भी ये चल रहा है, लेकिन अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सीधा ऐसे ही असाइन करने की कोशिश की है। तो हम जो स्टेट वेरिएबल होता है उसको हम सेट कंट्रीज डेटा मतलब सेट स्टेट का यूज करके सेट करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ और सेट कंट्रीज डेटा इज इक्वल टू डेटा, मतलब इस तरह से सेट कर देंगे। तो अभी क्या होगा, ये देखो ये हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, जब भी डेटा आता है ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि अगर हम नेटवर्क टैब में जाएंगे तो ये देखो कितनी रिक्वेस्ट, 700 रिक्वेस्ट चली गई है इतनी देर में, और ये पूरे टाइम रिक्वेस्ट भेज रहा है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो ये रिक्वेस्ट भेजता ही रहेगा। मैंने कमेंट आउट कर दिया, रिक्वेस्ट भेजना बंद हो गया है। तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट हमारी एपीआई पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा हमारे बैकएंड पे। तो ये क्यों हो रहा है? आप सोचो, आप सोच के बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचने की कोशिश करो कि बार बार क्यों कॉल कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं बताता हूँ क्यों होता है। इसको मैं अनकमेंट नहीं करूँगा,
ये देखो, हमारा कंपोनेंट जब पूरा रेंडर होता है तो क्या होता है, ऊपर से नीचे पूरा कोड रन होता है ना, और फिर हमारा कंपोनेंट दिख जाता है। लेकिन जब भी हम सेट स्टेट करते हैं, जब हम अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट करते हैं, तब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है। एक तो फर्स्ट टाइम रेंडर होता ही है, लेकिन जब भी हम अपने डेटा को सेट करते हैं तो फिर से रेंडर होता है। तो जैसे हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, सेट कंट्रीज डेटा, तो जैसे ही हमारे पास डेटा है, हमने सेट किया, तो सेट करने से हमारा कंपोनेंट फिर से रेंडर हो जाता है। ठीक है, हमारा कंपोनेंट फिर से पूरा रेंडर हो रहा है ऊपर से नीचे तक। तो यही दिक्कत है, मतलब यही दिक्कत है। इसीलिए ये क्या होता है कि बार बार रेंडर हो रहा है। मतलब हम इसको सेट कर रहे हैं, जैसे हम सेट करते हैं हमारा कंपोनेंट फिर से रेंडर होता है, और रेंडर होता है तो फिर से डेटा, मतलब ये पूरा कोड चलता है, फिर से हमारे बैकएंड से मतलब डेटा कॉल होता है, फेच कॉल होता है, और फिर से सेट करते हैं, फिर से रेंडर होता है, फिर से सेट करते हैं, फिर से रेंडर होता है। तो यही साइकिल बार बार रिपीट में हो गया, लूप में हो गया। अभी इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो इसमें हम एक कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या, कि अगर ये जो है इसका लेंथ 0 है तभी कॉल करो। ठीक है, क्योंकि जब दोबारा से कॉल होगा तो इसका लेंथ 0 नहीं रहेगा, इसमें डेटा आ चुका रहेगा, है ना, हमने क्योंकि सेट कर दिया था ऑलरेडी। इफ यूज स्टेट नहीं करना है, हमें कंट्रीज डेटा करना है, डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका लेंथ अगर 0 है तभी इसको कॉल करेंगे, और हम इसको अनकमेंट कर देंगे। तो सही है। अभी ये देखो, यहाँ पे बार बार अभी रिक्वेस्ट नहीं जा रही है। ये यहाँ पे अगर हम फेच के अंदर देखेंगे तो केवल एक ही रिक्वेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, और इधर भी हमें एक ही रिक्वेस्ट दिख रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि अगर जब इसका लेंथ 0 है तभी कॉल करो। तो ये काफ़ी सही है, ये ऑप्टिमाइज्ड है। अब ये कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कैसे काम कर रहा है, जब भी इसका जब लेंथ जब हम यहाँ पे सेट कर देते हैं तो इसका लेंथ 200-250 हो जाता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तब क्या होता है, जब दोबारा से हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है तब ये कोड चलता ही नहीं है, बस हमने इस कोड को चलने से रोक दिया। लेकिन इस तरह से कोई लिखता नहीं है, मतलब इफ कंडीशन लगा के इस तरह से कोई मतलब फेच कॉल नहीं करता है, क्योंकि इसमें अभी भी एक समस्या है। समस्या क्या है, मान लो हम जानबूझ के इसका लेंथ 0 करना चाहते हो। मान लो हमारी कोई एप्लीकेशन हो जिस केस में हम एक फंक्शनलिटी दें कि रिमूव ऑल कंट्रीज डेटा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बटन दे देता हूँ, रिमूव ऑल कंट्रीज, कहीं पे मैं दे देता हूँ, इधर ही मैं दे देता हूँ, मैं एक बटन दे देता हूँ, रिमूव ऑल कंट्रीज। ठीक है, मैंने एक बटन दे दिया, रिमूव ऑल कंट्रीज। इस पे क्लिक करने पे पूरा हमारा कंट्रीज यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, सारी कंट्रीज यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो अभी करने से कुछ नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन क्लिक ये लगा देता हूँ, और एक कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा सीधा सेट कंट्रीज डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी एरे कर देते हैं। यहाँ पे इसको मैं सेट कर देता हूँ एक एम्प्टी एरे। अभी क्या होगा, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरा जो ऑल कंट्रीज का डेटा है वो एम्प्टी एरे सेट हो जाएगा। मैं ये देखो, मैं एम्प्टी एरे कर रहा हूँ, मतलब मैं सेट कर रहा हूँ एम्प्टी। एक सेकंड के लिए एम्प्टी होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे एम्प्टी होता है फिर से ये कॉल हो जाती है, क्योंकि हमने ये कंडीशन लगा दी है कि जब भी 0 हो, ये जब भी इसका लेंथ 0 हो ये कॉल कर दो। तो ये कंडीशन हमारी, ये वाला लॉजिक इस केस में नहीं काम कर रहा है। अगर हम एम्प्टी करना चाह रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम एम्प्टी करेंगे हमारा पूरा पेज फिर से रन होगा, और यहाँ पे इसका लेंथ 0 हो जाएगा, और ये फिर से कॉल हो जाएगा। तो हम ऐसा चाहते हैं कि केवल फर्स्ट टाइम कॉल हो। जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम जब रेंडर होता है तब केवल फर्स्ट टाइम ही कॉल हो हमारा ये फेच पूरा, दोबारा से कभी कॉल ही ना हो, चाहे इसका लेंथ 0 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे जितना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट एक हुक होता है रिएक्ट के अंदर, हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट। ये क्या करता है बेसिकली, अभी हम इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। यूज इफेक्ट का ऐसा मतलब होता है कि हम इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, और कॉमा लगा के दो चीज पास करते हैं। एक एम्प्टी एरे अगर हम पास कर देते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर का कोड जो है केवल एक ही बार रन होगा। मैं इसको अगर हाई कर दूं, ठीक है, मैंने हाई कर दिया, और अगर मैं कंसोल में जाऊं
तो इसके अंदर का कोड केवल एक ही बार रन होगा। हम कुछ भी रिमूव करें, डिलीट करें, कुछ भी सर्च करें, मतलब हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है बार बार। लेकिन ये जो कोड है यूज इफेक्ट के अंदर वाला, वो एक ही बार कॉल होता है। कब? जब हम यहाँ पे एम्प्टी एरे पास करते हैं। अगर हम एम्प्टी एरे नहीं पास करते हैं तो ये बार बार रन होगा। जैसे कि हमने रिमूव किया तो ये देखो फिर से रेंडर हो गया, मतलब यहाँ पे कॉल होके आ गया। अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है, तो फिर से ये यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एम्प्टी एरे पास करते हैं तो केवल एक ही बार रन होता है। तो इसी चीज को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी यूज इफेक्ट को हम एकदम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम अभी अपना काम करने के लिए हम एक बार कैसे हमारा कोई कोड रन हो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वो कोड पूरा रिमूव करके जो इफ एल्स का कोड था, कंडीशन था, उसको हटा के हमने सीधा यहाँ पे रख दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारा कोड एक ही बार रन होगा, ये मैटर नहीं करता है हमने क्या किया है। तो अभी अगर मैं रिमूव ऑल कंट्रीज डेटा करता हूँ तो ये देखो रिमूव होगी और एकदम सही से चल रहा है। तो ये होता है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का बेसिकली हम सबसे ज्यादा यूज तो हम इसीलिए करते हैं, अगर कोई डेटा फेच करना है तो हम हमारा कोड एक ही बार रन हो, इसके लिए हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं। और वहां पे हम एक एम्प्टी एरे का डिपेंडेंसी डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम और भी चीजें डाल सकते हैं। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। यहाँ पे अगर हवर करें हम यूज इफेक्ट के ऊपर शायद, तो ये देखो डिपेंडेंसी लिस्ट ये करके आ रहा है। तो जो दूसरा ऑप्शन होता है, हम इसमें डिपेंडेंसी लिस्ट डालते हैं कि अभी चलो हम यूज इफेक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रीज डेटा डाल सकता हूँ। तो कंट्रीज डेटा डालने से क्या होगा कि जब भी कंट्रीज डेटा चेंज होगा हमारा ये कोड रन हो जाएगा, ठीक है। एक तो फर्स्ट टाइम रन होगा ही, और दोबारा से जब भी कंट्रीज डेटा चेंज होगा ये रन हो जाएगा। तो अभी देखना ये फिर से वही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा कंट्रीज डेटा चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब में आके देखूँ, देखो फिर से बार बार कॉल कर रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी क्या हो रहा था कि जैसे ही हम इसके अंदर वो वेरिएबल डाल देते हैं जो कि चेंज होने पे ये कॉल हो, तो जैसे ही हम इसको सेट करते हैं हमारा वेरिएबल चेंज हो जाता है और ये कॉल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई दूसरा स्टेट होता है कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम मान लो कोई काउंट वेरिएबल बना देते हैं, इसको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ, काउंट और सेट काउंट। और इसके अंदर मैं वैल्यू 0 डाल देता हूँ। ये काउंट मैंने किया था, ठीक है। तो ये काउंट मैंने कर दिया इसको। अभी मैं एक यहाँ पे बटन के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये काउंट दिखा देता हूँ सीधा, ठीक है। या फिर इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ एक H1 के अंदर काउंट, और क्लिक करने पे ये सेट कंट्रीज डेटा ना करके हम अपने ही काउंट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मैं इसी काउंट को इंक्रीज कर देता हूँ, सेट काउंट, और इसको मैं सेट कर देता हूँ काउंट +1। हालांकि अगर हमारी वैल्यू प्रीवियस काउंट पे डिपेंड होती है, प्रीवियस स्टेट पे, तो मैं कॉल बैक का यूज करके उसको सेट करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो अभी ये है, और इसके अंदर इंक्रीज काउंट ऐसा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इंक्रीज काउंट मैंने लिख दिया। तो अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा इंक्रीज काउंट, तो ये मेरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और एकदम सही चल रहा है। लेकिन अगर मैं इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर ये काउंट डाल देता हूं, तो मैं ये बता रहा हूं कि इस यूज इफेक्ट के अंदर ये जो भी फंक्शन हमने यहाँ पे दिया है, इसको तब तक कॉल करना जब जब काउंट ये चेंज होगा, जब भी काउंट चेंज होगा इसको कॉल करना। तो अभी हमारा काउंट चेंज नहीं हो रहा है, हम कुछ भी सर्च करें या कुछ भी करें हमारा काउंट तो चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा काउंट चेंज होगा, और जैसे हमारा काउंट चेंज होगा ये कोड रन होगा, और ये कोड जैसे रन होगा हमारी ये रिक्वेस्ट जा रही है, कॉल जा रही है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा कौन सा वेरिएबल चेंज होगा, तब तुम्हें इस चीज़ को कॉल करना है, ठीक है। अगर हम चाहें तो दो इफेक्ट यूज इफेक्ट लिख सकते हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, एक और यूज इफेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, यूज इफेक्ट, और इसके अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ, और इसके अंदर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, बस हाय ऐसा कुछ मैं कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं डिपेंडेंसी एरे में डाल देता हूँ ये चीज़, ये दोनों चीज़ें हम अगर कुछ भी नहीं डाले हैं तो एक ही बार रन होगा, ठीक है। एकदम फर्स्ट टाइम ही रन होगा, और कभी भी दोबारा रन नहीं होगा, चाहे हम
इंक्रीज काउंट करें, चाहे सर्च करें, चाहे कुछ भी चेंज करें, हमारा कंपोनेंट बार बार रेंडर हो रहा है, लेकिन ये स्किप कर रहा है, यूज इफेक्ट जो है इसको रन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट डाल देंगे अगर, तो जब भी हमारा काउंट चेंज होगा ये हाई हमारा प्रिंट होगा। देखो ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ, बार बार प्रिंट हो रहा है, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, नहीं कि ये प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गया, हमने काउंट बता दिया। अभी अगर हम चाहें तो यहाँ पे सेट नहीं, ये वाला कंट्रीज डेटा को ही बता सकते हैं कि कंट्रीज डेटा जब भी चेंज होगा इसको कॉल करना। तो ये देखो स्टार्टिंग में ही 2 बार चेंज हो गया। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट टाइम इसने रन हुआ है, फर्स्ट टाइम जब ऑटोमेटिक होता है, और एक दूसरी टाइम जब इसने सेट किया डेटा को, मतलब सेट किया इसने कंट्रीज डेटा को, तब ये रन हुआ दोबारा। और अगर मैं इंक्रीज काउंट करता हूं तो ये रन हो ही रहा है। तो हम यहाँ पे दो डिपेंडेंसी एरेज डाल सकते हैं। तो यूज इफेक्ट बेसिकली स्टेट को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। एक तो इसलिए यूज होता है इस केस में कि हम फर्स्ट टाइम अगर केवल एक ही बार अपना कोड, कोई भी पीस ऑफ कोड एक ही बार अगर रन करना चाहते हैं तो इस केस में ये यूज होता है। और दूसरा केस है अगर हम किसी स्टेट को मैनेज नहीं, मॉनिटर करना चाहते हैं। मॉनिटर यानी कि देखना चाहते हैं कि जब भी हमारा ये स्टेट चेंज होगा तब हम कोई कोड रन करना चाहते हैं, तो हम एक स्टेट बता सकते हैं, नहीं तो मल्टीपल स्टेट्स को बता सकते हैं कि हमारा ये कोई भी वेरिएबल है, जब भी चेंज होगा, हमारा कोई भी स्टेट वेरिएबल जब चेंज होगा तब इसको रन करना। तो हम स्टेट को मॉनिटर करने के लिए, स्टेट को देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यूज स्टेट जो हुक है वो स्टेट क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और यूज इफेक्ट हुक जो है वो स्टेट को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर यानी कि देख रहे हैं हम स्टेट को। हमने इस यूज इफेक्ट को बता दिया है, तुम ये दोनों वेरिएबल्स को देखते रहना, जब भी ये चेंज होगा इसके अंदर का पूरा कोड रन कर देना। तो बेसिकली हम मॉनिटर कर रहे हैं अपने स्टेट को। ठीक है, तो एक तो हो गया मॉनिटर करने के लिए यूज कर रहे हैं, दूसरा हो गया हम इसको फर्स्ट टाइम एक बार अगर कोड रन होता है तो हम उसको उसके लिए करते हैं। और हमने जब ये डिपेंडेंसी एरे डाल दिया तो भी ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू चेंज होने पर ही रन होगी, फर्स्ट टाइम नहीं रन होगा। फर्स्ट टाइम हर एक केस में रन होता है, जब भी हमारा कंपोनेंट कॉल होगा, कितना भी डिपेंडेंसी डाल दो ये रन होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ से कंट्रीज डेटा हटा देता हूँ, केवल काउंट है, ठीक है, तो काउंट अभी जब हम पेज रिलोड करेंगे कभी भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये हाई हमारा प्रिंट होकर आ रहा है लाइन नंबर 19 से। लाइन नंबर 19 से ये प्रिंट होकर आ रहा है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक कॉल होता है, हमने कॉल नहीं किया है। ये यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम हमेशा ही कॉल होगा, और फिर अगर हमने डिपेंडेंसी एरे डाल दी है तो उस वेरिएबल को मॉनिटर करता रहेगा, ट्रैक करता रहेगा, जब भी वो वेरिएबल चेंज होगा सीधा इस फंक्शन को कॉल कर देगा। तो ये हो गए 2 यूज केसेस जिसके लिए हम यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। एक तो हो गया हम अगर एक ही बार रन करवाना चाहते हैं, दूसरा अगर हम किसी वेरिएबल को ट्रैक करना चाहते हैं, किसी स्टेट वेरिएबल को अगर हम ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। और तीसरा तरीका होता है कि अगर हम कोई कोड रन करवाना चाहते हैं जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा हो, अनमाउंट यानी कि हमारे पेज से निकल रहा हो, हमारे पेज से हट रहा हो, तो हमारा कोई भी कंपोनेंट पेज से कब हटेगा, तो अगर मैं यहाँ से रिटर्न करूँ कुछ, मैं पे रिटर्न करता हूँ, रिटर्न एक यहाँ से कॉल बैक फंक्शन को रिटर्न करते हैं और इस फंक्शन को बोलते हैं क्लीन अप फंक्शन। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग क्लीनिंग अप मैं ऐसा लिख देता हूँ, लेकिन इस फंक्शन को बोलते हैं क्लीन अप फंक्शन। तो ये फंक्शन तब रन होता है जब हमारा कंपोनेंट यहाँ से अनमाउंट होता है। अब ये हमारा कंपोनेंट अनमाउंट कब होगा, अनमाउंट का मतलब होता है कि हमारे पेज से हमारा कंपोनेंट हट जाए। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करूँ या सर्च करूँ, मैं हाँ या कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, तो या इंडिया या जो भी कंट्रीज में सर्च कर रहा हूँ, अभी ये हमारा क्लीन अप फंक्शन नहीं कॉल हो रहा है। हमारा क्लीन अप फंक्शन तब कॉल होता है जब हमारा कंपोनेंट यहाँ से अनमाउंट होता है। तो अनमाउंट कब होगा, जब हम इस कंपोनेंट को कुछ ऐसा कोड लिखें जिसके कारण कि ये हट जाए हमारे पेज से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे app.js के अंदर हैं, तो app.js के अंदर हमने एक ऐसा अपनी कंट्रीज जो हमारी है इसको हमने पूरे टाइम ऐसे ही लिखा है कि ये पूरे टाइम रहेगा, कभी भी हटेगा नहीं। तो बेसिकली हम जब राउटिंग यूज करते हैं ना, तो अलग अलग जब पेजेस पे जाते हैं तो हमारा कंपोनेंट माउंट और अनमाउंट ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन इस केस में हम जबरदस्ती इसको करवा सकते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगा देता हूँ और मैं चेक करता हूँ अगर क्वेरी इज इक्वल टू अनमाउंट, ऐसा कुछ कर देता हूँ। क्वेरी इज इक्वल टू अगर मैं कर देता हूँ अनमाउंट, ये कर दिया,
अगर क्वेरी इज इक्वल टू अनमाउंट है तो एम्प्टी स्ट्रिंग करो, नहीं तो ये रेंडर करो। ठीक है, हमने यहाँ पे हमारे पास एक क्वेरी नाम से वेरिएबल है जो कि यूजर टाइप करेगा जब तभी अपडेट होता है ऑटोमेटिक। अगर उसके अंदर अनमाउंट किसी ने लिख दिया, जैसे ही अनमाउंट लिखेगा तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, नहीं तो कुछ भी रिटर्न लिखे ये रिटर्न होगा, मतलब ये सीधा का हमारा पूरा कंपोनेंट रिटर्न होगा। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया सर्च कर रहे हैं या यूके सर्च कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट सर्च कर रहे हैं या नेपाल सर्च कर रहे हैं, तो कुछ भी अगर हम सर्च कर रहे हैं तो एकदम सही चल रहा है। इंक्रीज काउंट डिक्रीज काउंट भी कर रहे हैं तो भी एकदम सही चल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अनमाउंट लिखते हैं, ठीक है, अनमाउंट, देखो अभी ये हमारा कंपोनेंट है पेज के ऊपर, क्योंकि हमने उस कंपोनेंट के अंदर ही ये दोनों बटन्स लिखे हैं। लेकिन अगर मैं टी लिख देता हूँ तो ये देखो क्लीनिंग अप चलने लगा और हमारा पूरा पूरा कंपोनेंट गायब हो गया। तो ये कंपोनेंट हमारा जब भी अनमाउंट होता है हमारे पेज से, तब उस केस में हमारा क्लीनअप फंक्शन कॉल होता है। अभी इसका यूज केस आपको उतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों कोई लिखेगा, ऐसे जबरदस्ती कोई अनमाउंट क्यों करवाएगा। लेकिन हम अनमाउंट करवाते हैं अपने कंपोनेंट्स को जब हम राउटिंग पढ़ेंगे, जब हम अलग अलग पेजेस पे जाएंगे तो किसी पेज पे कोई कंपोनेंट दिखेगा, किसी पेज पे कोई दूसरा कंपोनेंट दिखेगा, उस केस में ये अनमाउंट ऑटोमेटिक होता है। हम ऐसे जबरदस्ती नहीं करवाते हैं जैसे हमने यहाँ पे करवाया। उस केस में ऑटोमेटिक, जिससे हम दूसरे से एक पेज से दूसरे पेज में जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा। तो उस केस में ये फंक्शन रन हो सकता है। ठीक है, तो कई बार हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कोई इंटरवल लगाया है, कोई सेट इंटरवल लगाया है, मान लो हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर ही मैंने एक सेट इंटरवल लगा दिया है, सेट इंटरवल, और इसके अंदर मैं कुछ भी कंसोल लॉग करवा रहा हूँ, कंसोल लॉग रनिंग, ठीक है, रनिंग दिस कंपोनेंट कंट्रीज, ठीक है, और इसको मैं हर एक सेकंड पे प्रिंट करवाता हूं। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने एक ये चीज लगा दिया है, एक इंटरवल इस पे लगा दिया है जो कि प्रिंट कर रहा है रनिंग कंट्रीज लिस्ट कंपोनेंट, ये बार बार मतलब प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं अनमाउंट कर दूं इसको, अनमाउंट, ठीक है, अनमाउंट करके अगर मैं दूसरे कंपोनेंट पे चला जाता हूं, बेसिकली अगर मेरा कोई पेज है, मैं दूसरे पेज पे चला जाता हूं, तो भी ये हमारा इंटरवल रन हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, इसने मेमोरी में सेट कर दिया है इंटरवल और ये रन हो रहा है। तो इस केस में हम एक्चुअल में यूज करते हैं, अगर कोई इंटरवल लगा दिए हैं तो इस केस में हम क्लीनअप फंक्शन को यूज करते हैं। हम इसकी आईडी सेव कर लेंगे, हम लिख देंगे इंटरवल आईडी कॉन्स्ट। जब भी हम सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट को कॉल करते हैं तो वो रिटर्न करके हमें एक इंटरवल आईडी देता है। मैं कंसोल लॉग करके ही दिखा देता हूं आपको। ये कुछ एक नंबर रहेगा, ठीक है, मैं इसको अगर रिलोड करूं तो देखो ये 6 नंबर है, तो ये इस इंटरवल की आईडी है जो कि चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्लियर इंटरवल कर सकते हैं, क्लीन अप जब भी हो, जब भी हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो, हम क्लियर इंटरवल कर सकते हैं, क्लियर इंटरवल, और ये इसमें आईडी पास कर देंगे। तो अभी क्या होगा, तो अभी ये हमारा कंपोनेंट रन हो रहा है, चल रहा है एकदम सही से, और 1 2 3 ये प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अनमाउंट करूं, अनमाउंट, ठीक है, जैसे मैं टी दबाऊंगा ये रन होना बंद हो जाएगा। तो ये रन होना बंद हो गया क्योंकि हमने अनमाउंट होते टाइम इसको क्लियर कर दिया, हमने ये जो इंटरवल था इसको मेमोरी से हटा दिया। तो यही एक इसका यूज केस होता है। इसके अलावा भी और भी यूज केस आप सोच सकते हैं। आपके अगर आपके एप्लीकेशन में अगर कोई ऐसा यूज केस है तो आप यहाँ पे क्लियर टाइम आउट को यूज करके और क्लियर मतलब क्लीनअप फंक्शन को यूज करके कोई भी अगर कोड आपको क्लीनअप करना है तो आप क्लीनअप कर सकते हैं। बेसिकली हमारा ये होता है कि अगर हमारा कंपोनेंट जब भी अनमाउंट हो तो उससे रिलेटेड जितना भी कोड है चला जाए, तो उससे रिलेटेड सारा कोड तो चला जाता है, लेकिन अगर कोई इंटरवल या ऐसा कुछ अगर सेट कर देते हैं, सेट टाइम आउट या इंटरवल, तो ये सब हमारी मेमोरी में रह जाता है। या कोई भी इवेंट लिसनर भी है, अगर हम इवेंट लिसनर लगाते हैं तो वो भी लगा रह जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूज इफेक्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ लेना
और अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।